नमस्कार। पीएमसी हिंदी पर स्वाध्याय सीरीज में मैं डॉक्टर रंजन आपका स्वागत करता हूं। हम अलग अलग स्पिरिचुअल बुक्स के बारे में यहाँ पे सुनते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यू आर दी प्लेसबो। बहुत ही पावरफुल बुक है यू आर दी प्लेसिबो। प्लेसिबो मतलब होता है झूठी दवा, विश्वास की दवा। चूंकि आप विश्वास करते हैं तो आपको वो काम करता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा मेडिकल मिरेकल खुद हैं। प्लेसिबो पे वो बहुत स्टडी करते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पर विश्वास करने मात्र से हीलिंग हुई है। उसके साइंस को वो इसमें डिस्क्राइब करते हैं। पहले वो हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कब ऐसा शुरू हुआ प्लेसिबो की दुनिया में प्लेसिबो का फिनोमेना। तो इसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार्वर्ड का पढ़ा हुआ एक सर्जन हेनरी बीचर, मॉर्फिन का इंजेक्शन होता है। जब सिपाही घायल हो जाते हैं, चोट लग जाती है, तो उनका इंजेक्शन लगाकर उनका पेन कम करने का प्रोसेस होता है। कभी ऐसा होता है कि मॉर्फिन का इंजेक्शन खत्म हो गया। अब सिपाही घायल होकर आ रहे हैं तो उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है डॉक्टर की कि कुछ तो मैनेज करना है। वो प्लेन सलाइन का इंजेक्शन मॉर्फिन कहकर लगाता है। जब इंजेक्शन लग रहा होता है तो हर पेशेंट के साथ, जब मैं डॉक्टर था, हॉस्पिटल में काम कर रहा था, तो इंजेक्शन लगाते समय जब एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं कि इंजेक्शन लग रहा है, अब पेन तुमको नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। प्लेन सलाइन का भी इंजेक्शन देने के बाद उनका पेन गायब हो गया। इसने ऐसा कई बार किया। वर्ल्ड वॉर खत्म होकर जब वो नॉर्मल अपने देश लौटा, यूएस में, अपने मेन सिटी हॉस्पिटल, तो फिर उसने इसको जब पब्लिश किया तो बिल्कुल मेडिकल जगत में आश्चर्य और सरप्राइज की बात फैल गई। और उसके बाद ही ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, रैंडम आरसीटी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए प्लेसिबो इफेक्ट को रूल आउट करने के लिए, कि सिर्फ विश्वास करने से कोई चीज ना रहती हो। खासकर एंटी डिप्रेशन, एक पर्सन आईटी एक्ट का यूज करते हुए जो एंटी डिप्रेसेंट बनाने वाली दवाइयां हैं उनसे उनका डेटा बाहर निकलवाता है और देखता है, ऐसा पाया गया कि जो एंटी डिप्रेसेंट हैं उसमें प्लेसिबो ट्रायल जो हो रहा है, प्लेसिबो भी उतना ही रिजल्ट दे रहा है जितना एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देती है। फर्स्ट लेवल ऑफ एंटी डिप्रेसेंट जो है वो कहते हैं ग्रैटिट्यूड है, धन्यवाद देना। किसी भी प्राइमरी लेवल पर जो पहला मेडिसिन यूज किया जाता है उससे ज्यादा पावरफुल है धन्यवाद देना। डैनियल लेमन के अलावा इस बुक को रिकमेंड करने वाले हैं एक कैंसर सर्जन डॉक्टर बर्नी सीगल, जिन्होंने येल यूनिवर्सिटी में वो डॉक्टर रहे। ही इज स्टिल अलाइव, ही इज इन 80s। उन्होंने बहुत आउट ऑफ बॉक्स वो ट्रीटमेंट अप्रोच यूज किया करते थे। बहुत सारे बच्चों का भी ऑपरेशन वो करते थे। वो बच्चों को ड्राइंग करने के लिए बोलते थे ताकि उससे सबकॉन्शियस पैटर्न पता चले। अगर तारे जमीन पर मूवी देखी हो तो उसमें पेंटिंग से उस बच्चे की साइकोलॉजी एक बाहर आती है कि वो घर से दूर जा रहा है। डॉक्टर बर्नी सीगल इस मेथड को यूज कर रहे थे अपने पेशेंट के साथ। एक बच्चे ने लिखा वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, उसको उन्होंने पढ़ा, ये तो स्वर्ड्स 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 हो रहा है। जो हमारे शब्द हैं वो तलवार की तरह हो सकते हैं, स्वर्ड्स स्वर्ड्स स्वर्ड्स। डॉक्टर जाने अनजाने जो बात बोल देते हैं पेशेंट को सीरियसली ले लेता है। प्लेसिबो से ही मिलता जुलता एक टर्म है नोसिबो। नोसिबो मतलब अगर विश्वास करने से कोई
प्लेन इंजेक्शन दवा की तरह काम करता है, तो अगर डॉक्टर कुछ बोल दे कि यह नुकसान होने वाला है, नोसिबो, तो वो भी कर सकता है। टेलीविजन पे न्यूज़ देखते हैं, आप उसको मान लेते हैं हाँ ये आपके साथ नुकसान होने वाला है, तो नुकसान होता है। डॉक्टर बर्नी सिगल इस बात को कहते रहे हैं, साइड इफेक्ट की चीज़ों को जो डॉक्टर बोल देता है ये भी हो सकता है, उससे साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। कोई चीज़ आपके मानने से अगर आपको नुकसान कर रही है जबकि वो उसमें नुकसान करे पोटेंशियल नहीं है, तो उसको नोसिबो कहते हैं। हम अपने विश्वास से अपने आप को फायदा पहुंचा सकते हैं, अपने आप को नुकसान कर सकते हैं। डॉक्टर मीडर जिन्होंने कैंसर पेशेंट का पाया कि कैंसर नहीं था, फिर भी उसकी मृत्यु हो गई, वैसे ही एक स्टोरी है डॉक्टर जोआन बोरिसन को शेयर करती हैं कि एक पेशेंट था और उसको लंग कैंसर की डायग्नोसिस हुई, पेशेंट की मृत्यु हो गई। बाद में पता चला कि उसको फॉल्स पॉजिटिव था। फॉल्स पॉजिटिव मतलब जहां पर रिपोर्ट आ रही है लेकिन वो रिपोर्ट सही नहीं है, टेक्निकल एरर हुआ है, जो जांच व्यवस्था है वो उतनी परफेक्ट नहीं है। हर जांच में, हर क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कुछ फॉल्स पॉजिटिव भी होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव यानी कि वो पॉजिटिव है लेकिन वास्तव में है नहीं वो पॉजिटिव, वो फॉल्स है। तो क्लिनिकल रिपोर्ट पर उतना हमें नहीं जाना चाहिए, ये एक सीख मिलती है इस तरह की बातों से। फिर इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, हर्बर्ट बेंसन एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन महर्षि महेश योगी का जब पॉपुलर हो रहा था, वो उनका भी इंटरेस्ट आ जाता है कि इतना टीएम है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है क्या। कार्डियोलॉजिस्ट हैं तो अपने हार्ट पेशेंट्स पर वो चीज़ों को अप्लाई करते हैं और उनमें फ़ायदा देखते हैं, उनका बीपी कम हो जाता है। फिर उन्होंने वो उसको जो टीएम प्रोसेस है उसको वो सिंप्लीफाई करते हैं और एक नया नाम देते हैं रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। इस नाम से 1975 में इन्होंने ये बुक भी फिर लिखी है। जो प्लेसिबो का ट्रायल सब जगह हो रहा है, सब बात पता चल गई कि विश्वास करने से प्लेसिबो होता है। तो एक न्यूरो साइंटिस्ट ने ये इसको देखा कि ब्रेन में जो चेंजेज होते हैं विश्वास करने से, जो न्यूरोकेमिकल निकल रहा है, पहले मेडिसिन से दिया गया उसके अंदर ब्रेन में चेंजेज हो रहे हैं, बाद में मेडिसिन को रिप्लेस कर दिया गया प्लेसिबो से, तो भी पेशेंट को बताया नहीं गया कि चेंज हुआ है, उसके ब्रेन में वैसा ही केमिकल चेंज होते रहे। प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम देखें, अगर कोई थायराइड की दवाई ले रहा है और उसका थायराइड कंट्रोल है, उसको बताए बिना पेशेंट को कोई फैमिली मेंबर उसका थायराइड की मेडिसिन की जगह कोई दूसरी प्लेन वैसा दिखने वाली गोली अगर उसको देता रहे, चूंकि पेशेंट मान रहा है कि थायराइड के मेडिकेशन से थायराइड ठीक हो रहा है, तो बहुत संभावना है अप टू 82%। डेविड हैमिल्टन नाम के एक रिसर्चर ने इस पर भी काम किया है। अप टू 82% केस में ये प्लेसिबो फिनोमेना होता है ज्यादातर मेडिसिन में। विश्वास कर रहे हैं कि मैं थायराइड की मेडिसिन ले रहा हूं, जो थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं उनके लिए वैसा ही वो काम करता रहेगा। फैब्रिजियो बेनेडेट्टी ने ये रिसर्च किया। फिर तो एक बार ऐसा भी एक रिसर्च हुआ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, कि बताया गया कि हम जांच कर रहे हैं, वॉलंटियर्स बुलाए गए, कुछ मेडिसिन रहेंगी, कुछ पर प्लेसिबो लिखा रहेगा, कुछ पे मेडिसिन होगी, वो मिक्स में दिया जाएगा, हम देखना चाहते हैं। प्लेसिबो लिखा हुआ है लेकिन उसमें चूंकि हम टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ में प्लेसिबो भी रहेगा। अलग अलग लोगों को डिफरेंट मेडिसिन मिल रही है लेकिन प्लेसिबो है लिखा हुआ और अंदर कुछ भी हो सकता है। बाद में हम देखेंगे कि किस में कैसा रिस्पॉन्स आया। ऊपर से प्लेसिबो लिखा हुआ है लेकिन एक पॉसिबिलिटी इसके अंदर मेडिसिन भी हो सकती है। जिसपे प्लेसिबो लिखा हुआ है और मेडिसिन ले रहे हैं फिर भी पेशेंट को जो IBS है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसमें रिलीफ मिला। विश्वास करने से क्या क्या होता है, ऐसी बहुत सारे केस स्टडी में हम पब्लिश किए। फिर है नॉर्मन कजिन्स, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और मेडिकल और एक जर्नल के एडिटर हुए।
उनको एक डिजीज हो जाती है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक स्पाइन की एक डिजीज है जिसमें प्रोग्नोसिस थोड़ी पुअर है। पेन होता है उसमें और उस पेन का कोई इलाज नहीं है। पेन किलर लेते रहते हैं लेकिन ज़्यादातर पेन किलर से रिस्पॉन्ड नहीं करते और धीरे धीरे कंडीशन वर्स होती जाती है। नॉर्मल कजिन्स ने अल्टरनेटिव चीज़ों को अप्लाई करते गए, खोजते गए, बहुत सारी चीज़ों का ट्राई किया, लेकिन सबसे उन्होंने इंटरेस्टिंग उन्होंने अपनी किताब भी लिखी है एनाटॉमी ऑफ इलनेस। अल्टीमेटली वो अपने डिजीज से बाहर आ जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात उन्होंने लिया लाफ्टर। कई सारी चीज़ें उन्होंने की है लेकिन सबसे मेन यूनिक चीज़ हंसने से वो कॉमेडीज, मूवीज, सीरियल, शोज, वीडियोस देख देख कर अपने आप को हंसाते थे। और उन्होंने पाया कि अगर जब वो 10 उनको सीवियर लेवल का एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, पेन हमेशा होता रहता था, जब वो 10 मिनट के लिए हंस लेते थे उसके बाद 2 घंटे के लिए उनको बॉडी में पेन नहीं होता था, उनको अच्छी नींद आ जाती थी। ऐसे कई तरह के स्टोरीज इसमें चैप्टर 2 में है। फिर चैप्टर 3 में ये न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात करते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी वो होता है हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन का सिंगल यूनिट होता है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन्स फायर टुगेदर, वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन एक साथ फायर करें तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। पहले ऐसा माना जाता रहा है कि हमारा ब्रेन फिक्स होता है, एक बच्चा है उसका आईक्यू फिक्स होता है, लेकिन रिसर्च से बात सामने आ गई कि नहीं, इन न्यूरॉन्स को बदला जा सकता है। सन 2000 में नोबेल प्राइज मिला एरिक कैंडल को। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया बात कि जब हम कोई चीज नया स्टिमुलस करते हैं, नई एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे ब्रेन में नया न्यूरॉन फायर करता है और उसे हम बार बार करते हैं तो वो बार बार फायर करते करते वो जुड़ के परमानेंट बन जाता है और इसको बोलते हैं हैबिट। जब अनजाने में कोई आदत बन जाती है तब वो है हैबिट, अगर हम उसको कॉन्शियसली करते हैं तब है वो स्किल। लेकिन उसमें रिपीटेशन का महत्व है। अगर हम उसे नहीं करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे कनेक्शन छूटने लगता है और 3 हफ्ते में वो लगभग अलग हो जाता है। तो हम अपनी आदतों को अपने चॉइस से बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इसका न्यूरोसाइंस बाहर आ चुका है। हमारा हेल्थ हमारे हाथ में है। विश्वास करने से, अगर आप एक ही विचार सोचते रहते हैं, जैसा हम विचार करते हैं वैसी हमारी चॉइस होती है, जैसी हमारी चॉइस होती है वैसा हमारा बिहेवियर बनता है, जैसा हमारा बिहेवियर है हमारी आदत होती है और हमारा वो लाइफ स्टाइल बन जाता है, हमारा हेल्थ या डिजीज बनता है। तो सूक्ष्म लेवल से विचार से चेंज करना होगा, तब आपका शरीर लेवल पे चेंज होगा। हम डायरेक्ट शरीर पे बदलना चाहते हैं तो वो बदलने के लिए तो शुरुआत तो माइंड से ही करनी पड़ती है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम माइंड। चैप्टर 3 में यह सब ये बातें करते हैं। फिर चैप्टर 4 में हार्वर्ड में एक साइकोलॉजिस्ट इलेन लैंगर रिसर्च करती हैं एज रिवर्सल पे। उनका मानना था, अलग अलग बातें सुनते हुए पाए थे कि हमारी सोच से ही हमारी एजिंग होती है। तो अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ लोगों पर 20-30 लोगों पर ये रिसर्च किया गया कि उनको जो उनका यूथ का टाइम था 22 साल पहले का, वैसी मूवी, वैसा अखबार, वैसा म्यूजिक उनको एक्सपोज किया जाए। वो दुनिया से बिल्कुल उनको एक जगह पे, अलग सेपरेट जगह पे ले जाया गया। कुछ दिनों के लिए जो बाहर नॉर्मल दुनिया में हो रहा है वो उनको नहीं देखने को मिला। पाया गया उनके ब्लड पैरामीटर चेंज हो गए। एजिंग के लिए जो सेल लेवल पे, ब्लड लेवल पे जो पैरामीटर हैं, इम्यूनोग्लोबिन, IgA, हमारे सेल में क्रोमोसोम के एंड पे जो होता है टीलोमेयर, ग्रोथ हार्मोन, सब में चेंजेस पाए गए। बायोलॉजिकली वो एजेड थे, लेकिन फिजिकली, फिजियोलॉजिकली ब्लड के लेवल पे उनका रिवर्सल, एज रिवर्सल हो गया था।
हम किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं इससे फर्क पड़ता है। आप किस तरह के अखबार पढ़ते हैं, किस तरह का न्यूज़ देखते हैं, इससे फर्क पड़ता है। हार्वर्ड में रिसर्च हो रखा है, एज को रिवर्स किया जा सकता है। हम एजिंग की बार बार बात करते हैं तो एजिंग होती है। एज इज बिलीफ ऑफ माइंड। एज के बारे में ज़्यादा बात ना क्या करें। कोई व्यक्ति बोले, एज पूछे तो बोल दें आई एम एजलेस, आत्मा की उम्र नहीं होती। हार्वर्ड के इस रिसर्च के बाद हम इस इन्वायरमेंट के इफेक्ट को जीन के लेवल पर समझते हैं। चैप्टर 4 में ये बताया गया है, इपीजेनेटिक्स इसको कहते हैं। जेनेटिक्स से ज़्यादा पावरफुल इपीजेनेटिक्स है। इरिक कैंडल के ही रिसर्च में ये बात मिली, उन्होंने और रिसर्च बाद में किया। इन्वायरमेंट बदलने से और हमारे बॉडी में जो सेल लेवल पे जो सेल्स हैं उनका इन्वायरमेंट जो केमिकल होता है वो हमारे माइंड से प्रभावित होता है, थॉट से, इमोशन से। तो अगर थॉट्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को हम बदल देते हैं तो उसका इन्वायरमेंट में चेंजेज आ जाने से जीन के लेवल पे भी चेंजेज आ जाते हैं। वैसे जीन के लेवल में मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारी बॉडी में सिर्फ 1.5% जीन जो है वो एक्टिव होते हैं। हमारे सेल में लगभग 23,000 जीन होते हैं और उसमें सिर्फ 1.5% हमारे जीन एक्टिव है। तो इसको जो एक्टिव नहीं है उसको साइंस के लैंग्वेज में जंक डीएनए भी कहा जाता है। जंक मतलब इसका यूज नहीं हो रहा। सोचने वाली बात है, क्या वास्तव में उसका यूज नहीं हो रहा या हम उसको यूज करने के लेवल तक अभी नहीं पहुंच पाए। उसको यूज कैसे करें वो हम नहीं सीख पाए। अगर हम पुराने पैटर्न में ही बने रहते हैं तो हम यूज नहीं कर सकते। हमें अपनी लाइफ में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ बॉक्स लिविंग, नया करना, नए में जानना, वो हमें समझना सीखना पड़ेगा। जो जीन अभी एक्टिव नहीं है उन जीनों को हम एक्टिव कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस ऑफ इपीजेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन ऑफ जेनेटिक्स। जो वातावरण से जो सिग्नल जा रहा है जीन को, अगर उसको बदल देते हैं तो जीन का एक्सप्रेशन, जीन प्रोटीन को बनाता है। जीन से, हमारे डीएनए से मैसेंजर आरएनए के थ्रू प्रोटीन बनते हैं। हमारे शरीर में 1 लाख से भी अधिक वैरायटी के प्रोटीन्स हैं। जो डीएनए प्रोटीन बना रहा है, अगर इन्वायरमेंट का सिग्नल, कौन सा केमिकल उसको जा रहा है, उसको स्ट्रेस हार्मोन जा रहा है या रिलैक्सेशन हार्मोन जा रहा है, उसके बेसिस पे उसका चेंज हो जाता है। जेनेटिक्स डिजीज को, हेरिडिटी डिजीज को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। 95% हेरिडिटी डिजीज को, ये बहुत बड़ा फिगर है। अगर 95% हेरिडिटी बीमारी को हम माइंड बदल के अगर उनके आउटकम को, प्रोग्नोसिस को चेंज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जब आपको ये सब बात समझ में आ गई कि प्लेसिबो, हम जो मान रहे हैं उसके अनुसार हम पर प्रभाव पड़ रहा है, हम डर रहे हैं तो उसके कारण हम पे नोसिबो इफेक्ट आ रहा है, तो प्रैक्टिकल लेवल पे अब करना क्या है। तो इसके लिए वो मेडिटेशन और मेंटल रिहर्सल की बात करते हैं। मेडिटेशन और मेंटल रिहर्सल, मेडिटेशन से ज़्यादा यहाँ पे चैप्टर 5 में मेंटल रिहर्सल में वो है इंटेंशन एंड इमोशन। जो आपका इंटेंशन है, सोच है, उसमें क्लैरिटी हो, डमाडोल नहीं हो, ये करें कि ये करें। क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन, वन थॉट कि हाँ मुझे ये चूज करना है, और साथ में ही वो क्वांटम पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। जब हम अपने मेडिटेशन में डेल्टा स्टेट में होते हैं 0 to 4 हर्ट्ज में, तो आप इन्फानाइट क्वांटम वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं जहां पर आप अपना नया फ्यूचर चूज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास उस समय क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लियर इंटेंशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट है हाई इमोशन। हमारे भीतर जो इमोशन है, इमोशन में भी ग्रेडिंग है, और सबसे हाईएस्ट इमोशन जो है वो ब्लिस का है, आनंद का। मेडिटेशन में आनंद का अनुभव होता है और आनंद को अनंत से जोड़ा गया है। जब हम मेडिटेशन में अपनी बॉडी कॉन्शसनेस से ऊपर उठ जाते हैं, अपने नॉन फिजिकल कॉन्शसनेस में आ जाते हैं, अनंत का अनुभव होता है, तो आनंद आता है। ब्लिस हाईएस्ट इमोशन के अलावा हाई इमोशंस हैं ग्रैटिट्यूड के। जब हम धन्यवाद भाव में होते हैं, सरेंडर में होते हैं,
तो ये बहुत हाई क्वालिटी का इमोशन है। उसके अलावा हाई क्वालिटी का इमोशन होता है लव एंड जॉय। जब हम प्रेम में होते हैं, देने के भाव में होते हैं, खुशी में होते हैं, तो यह भी हाई इमोशन है। मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, क्लैरिटी ऑफ इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन एंड हाई इमोशन, अगर ये आप कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, जिसके लिए वो इस बुक में पूरी तरह से बात कर रहे हैं, तो आप किसी भी डिजीज को अपने सिर्फ थॉट से हील कर सकते हैं। और अपने मेडिटेशन वर्कशॉप के कई सारे टेस्टिमोनियल उन्होंने शेयर किया है। इनऑपरेबल ब्रेन ट्यूमर तक ठीक हुआ है। पैराप्लेजिक व्हील चेयर पे जो कोई पेशेंट है वो ठीक हो गया है। इसके अलावा वो सजेस्टिबिलिटी की बात करते हैं। जब हम रिलैक्स्ड माइंड में जब होते हैं, हिप्नोसिस में सोमनाम्बुलिज्म सबसे डीप स्टेटस बताई जाती है, जिसमें सब्जेक्ट बिल्कुल रिसेप्टिव होता है। हमारा सब कॉन्शियस खुला होता है। जब कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड बंद हो गया हो, बाय प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, हम खुद से भी खुद को उस अवस्था में ले जा सकते हैं। बाय मेडिटेशन यू कैन प्रोग्राम योर माइंड इन डीप सजेस्टेबल स्टेट। चैप्टर 7 में वो एटीट्यूड, बिलीफ और परसेप्शन की बात करते हैं। बिलीफ में बीच में बढ़ जाता है लाई। हमारा बहुत कुछ जो सोचने का तरीका है उसमें हो सकता है कुछ बिलीफ हो। फ्रेश पर्सपेक्टिव से अपने बिलीफ पैटर्न को एनालाइज करने की जरूरत है। जो मैं सोचता हूं, मानता हूं, वो कितना सच है कि नहीं है। बाय मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन, चिंतन, आप अपने सत्य को जान सकते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ एनर्जी हाई इमोशन से होती है, उसके बारे में बातें हैं। क्वांटम पॉसिबिलिटीज, क्वांटम यूनिवर्स, डेल्टा स्टेट में जब उस क्वांटम यूनिवर्स में होते हैं तो स्टेम सेल होता है जो हमारी बॉडी में जब अलग अलग टिश्यूज बन रहे होते हैं। लीवर है, हार्ट है, हाथ है, पैर है, ये अभी अलग अलग दिख रहा है, लेकिन जब डेवलपमेंट के लेवल पे कोई तो पहले लेवल होगा जहां पे वो कॉमन होंगे, उसको स्टेम सेल बोलते हैं। स्टेम सेल में प्लूरी पोटेंसी होती है, वो कुछ भी बन सकता है। क्वांटम यूनिवर्स, क्वांटम स्टेट, डेल्टा स्टेट में आप वैसे अवस्था में पहुंच जाते हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। ध्यान आपको वो सामर्थ्य देता है कि आप किसी भी भविष्य को चूज कर सकते हैं। यू आर नॉट विक्टिम। आपको कष्ट भोगने की जरूरत नहीं है। समझिए और ध्यान की शक्ति से खुद को हील कीजिए, अपनी जिंदगी को बदलाव कीजिए। ध्यान मेरे दोस्तों बहुत पावरफुल मेथड है। आप अपने अनंत स्वरूप को जान सकते हैं। मेडिकल रिसर्च बहुत हो चुके हैं, हो रहे हैं। हमारी सभ्यता में तो ध्यान है, हम उसको अपने जीवन में यूज करें। कोई भी कष्ट हो, कोई भी बीमारी हो, विक्टिम ना बने कि ठीक नहीं हो सकता। हेरिडिटरी बीमारी भी है, वो भी ठीक हो सकता है। ध्यान को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ करें। पीएमसी हिंदी पर मैं डॉक्टर संजन आपके मंगल, आपके अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूं। ध्यान करें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।